नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK-1A की तरफ से है। कल इसको लेकर एक छोटा सा अपडेट सामने आया था, जिसमें ये बताया गया था कि MBDA की तरफ से अभी तेजस MK-1A के लिए अपनी एसराम मिसाइल को ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है। और अभी MBDA की तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ टाई अप करके इन मिसाइल्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया गया है। अब तेजस में पहले से ही पाइथन 5 को स्टैंडर्ड क्लोज रेंज की मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है और अभी एसराम मिसाइल तेजस MK-1A फ्लीट में एक और मॉडर्न क्लोज रेंज का मिसाइल होने वाला है। अभी भारत में इन मिसाइल्स की फाइनल असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग वर्क को करना शुरू किया जाएगा। अभी MBDA की तरफ से पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के जगुआर्स के लिए एसराम मिसाइल को सप्लाई किया जा रहा है, जो कि एसराम मिसाइल की ब्लॉक 4 वेरिएंट है। और इन मिसाइल्स में इंफ्रारेड सीकर के बदले इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नॉर्मल फ्लेयर जैसे काउंटर मेजर सिस्टम को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिस वजह से इनको धोखा दे पाना बहुत ही मुश्किल काम है। पर अभी कुछ सोर्सेस के मुताबिक आगे चल के तेजस MK-1A के लिए MBDA की तरफ से जिन एसराम मिसाइल को ऑफर करने की बात की जा रही है, ये शायद उससे भी एडवांस होने वाले, क्योंकि मे भी MBDA की तरफ से अभी एसराम मिसाइल की ब्लॉक 6 वेरिएंट को अभी तेजस के लिए ऑफर किया जा रहा है, जिसमें एक नेक्स्ट जनरेशन सीकर मौजूद होने वाला है, जिसमें पिक्सल डेंसिटी को काफी हद तक इंक्रीज किया गया, जिससे ये बेहतर तरीके से टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकेगा। आप सबने इस बात को तो नोटिस किया होगा कि जब हम किसी भी कम रिजोल्यूशन की कैमरा का इस्तेमाल करके कोई इमेज को क्लिक करते हैं तो जूम करने पर वो इमेज फटने लगता है और उसके जो पिक्सल होते हैं वो धीरे धीरे टियर होने लगते हैं और साथ ही जो दूर की चीजें होते हैं वो इजीली दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक वैसे ही इन मिसाइल में पहले जो सीकर मौजूद था उसको अभी एक नए सीकर से और बेहतर सीकर से रिप्लेस किया गया और साथ ही इसमें अब एक बिल्ट इन क्रायोजेनिक कूलिंग सिस्टम को भी ऐड किया जा रहा है। HAL की तरफ से अभी 2024 की शुरुआत तक ही तेजस MK-1A की प्रोडक्शन को शुरू करने का एम रखा गया और पहले ये बात बताया जा चुका है कि तेजस MK-1 के बदले तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट को पहले से इसकी सभी स्टैंडर्ड वेपन को फायर करने के लिए तैयार करके इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा, न कि बाद में इनको इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाएगी, जिस वजह से अभी MBDA और BL के पास इन मिसाइल को तेजस MK-1A में इंटीग्रेट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है और अभी 2024 तक वो इसकी मास प्रोडक्शन को भी शुरू करने के साथ साथ ऑफिशियल इसको वो तेजस MK-1A की स्टैंडर्ड मिसाइल के तौर पर ऑफर करने वाले हैं। अगला अपडेट रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई को लेकर। अब पिछले 2 दिनों से रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है और इसी बीच रशिया के ऊपर सभी यूरोपियन यूनियंस की तरफ से और US की तरफ से सैंक्शन को लगाने की बात की जा रही है। पहले से रशिया पर US की तरफ से कई प्रतिबंध लगाए गए थे और जो काटसा एक्ट की बात हम पिछले कई सालों से करते आ रहे थे, इसे भी रशिया के ऊपर यूक्रेन में किए गए हमले की वजह से लगाया गया था और अभी एडिशनल सैंक्शन को लगाने की बात किया जा रहा है। अब इसका हो सकता है भारत के कई डिफेंस डील के ऊपर भी असर पड़ने वाला है, जिसके बारे में हमने कल वाली वीडियो में डिस्कशन किया था। लेकिन अभी एक और सवाल भी खड़ा हो गया कि भले ही सैंक्शन की वजह से रशिया के साथ चल रही डिफेंस डील में रुकावट आए या ना आए, लेकिन अभी जैसे हालात हैं और अगर यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ाई और ज्यादा चलता रहता है तो हो सकता है रशिया हमें S-400 सिस्टम को एडिशनल तलवार क्लास के फ्रिगेट्स को इनकी डिलीवरी को डिले कर सकता है। अभी सबसे पहले तो US की तरफ से दिए गए सैंक्शन की धमकी की वजह से भारत और रशिया के बीच S-400 डील के अंदर या तलवार प्लस क्लास के फ्रिगेट की डील के अंदर यूरोपियन यूनियन की बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन वगैरह किया जा रहा था और उनकी माध्यम से भारत और रशिया के बीच ट्रांजैक्शन किए जा रहे थे। लेकिन अभी अगर यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो आगे चल के भारत पर इसका सीधे तौर पर नेगेटिव असर पड़ सकता है, क्योंकि हम आगे चल के रशिया के साथ कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को नहीं कर पाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो आगे चल के भारत के जितने भी डिफेंस डील रशिया के साथ पेंडिंग पड़े हुए हैं या फिर जो भी डिफेंस डील को लेकर अभी बातचीत किया जा रहा है उनको फाइनल करने में भारत को दिक्कत होने वाली है। अगला अपडेट भी रशिया और यूक्रेन को लेकर। अब देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई से भारत को दोनों तरफ से नुकसान होने वाला है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ भारत के अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन है और जिस तरीके से भारत अपनी डिफेंस इक्विपमेंट के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है वैसे ही पिछले कुछ सालों से यूक्रेन की तरफ से भी भारत के डिफेंस मार्केट में अपना पैर जमाया जा रहा था और साथ ही पिछले कुछ सालों में यूक्रेन की तरफ से भी भारत के साथ कई डिफेंस डील को साइन किया गया था, जिसमें हाल ही में यूक्रेन की तरफ से भारत की सोवियत ओरिजिन AN-32 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था।
इसके अलावा अगर यूक्रेन के ऊपर इंडियन डिफेंस फोर्सेस में सबसे ज्यादा कोई डिपेंडेंट है तो वो इंडियन नेवी है, क्योंकि इंडियन नेवी की लगभग सभी मेजर वॉरशिप्स में यूक्रेनियन ऑरिजिन गैस टर्बाइन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ तक कि अभी रशिया की यंतर शिपयार्ड में बनाए जाने वाले तलवार प्लस क्लास की 2 वेसल में भी यूक्रेनियन इंजन का इस्तेमाल होने वाला, जिनको यूक्रेन की तरफ से ही सिर्फ भारत के लिए ही रशिया भेजा गया था। अभी देखा जाए तो इंडियन नेवी की कम से कम 30 वेसल में यूक्रेनियन ऑरिजिन जोरिया मैस्प्रोकेट की गैस टर्बाइन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 500 टन क्लास के मिसाइल बोट से लेके हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल किए गए इंडियन नेवी की सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम भी शामिल है। और इन सभी में यूक्रेन की इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में यूक्रेन में होने वाली कोई भी डिस्टर्बेंस आगे चल के इनके मेंटेनेंस और सर्विस रिलेटेड इशू को क्रिएट कर सकता है। और अगर ऐसा इंडियन नेवी की 30 से ज्यादा वेसल के साथ हुआ तो हमारी नेवी की फायर पावर के ऊपर इसका काफी असर पड़ सकता है, क्योंकि बिना सर्विस और मेंटेनेंस के या सपोर्ट के हमारे 30 से ज्यादा वॉरशिप आगे चल के डॉकेट तक ही सीमित रह जाएंगे। अब इन गैस टर्बाइन इंजन की बात करें तो इनका कोई भी डायरेक्ट अल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद नहीं है। और इसका अभी बस एक ही रास्ता है कि जितना जल्दी हो सके रशिया और यूक्रेन के बीच चले लड़ाई को खत्म किया जाए और दोनों देशों के बीच शांति को कायम किया जाए। वरना अगर यूक्रेन डिस्ट्रॉय हुआ तो भी भारत को नुकसान होने वाला है, और साथ ही अगर रशिया को नुकसान होता है तो इससे भी भारत को नुकसान होने वाला है। अगला अपडेट तेजस को लेके। आप सबको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि अभी पहली बार भारत की तरफ से तेजस को एक इंटरनेशनल वॉर गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजने का फैसला किया गया था, जिसका नाम एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर होने वाला है। और इसे अभी ब्रिटेन में कंडक्ट करने का फैसला किया गया था। ये पहली बार था जिसमें तेजस इंटरनेशनल कंपटीटर्स के साथ डॉग फाइट में एंगेज होने वाला था। और इसको लेके हमारे जितने भी डिफेंस लवर्स थे वो काफी हद तक एक्साइटेड थे। लेकिन अभी पता चला है कि रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई की वजह से और तनाव की वजह से ब्रिटेन की तरफ से अभी इस एक्सरसाइज को कैंसिल करने का फैसला किया गया है। तो अभी जितने भी लोग इस उम्मीद में थे कि तेजस अभी ब्रिटेन में होने वाले एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाला है, तो उनको अभी शायद मायूसी होने वाली है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के दौरान तेजस की काबिलियत को पूरा दुनिया देखने वाला था। क्योंकि इसमें तेजस यूरोफाइटर टाइफून, F-15, F-16 और F-35 जैसे फाइटर जेट के साथ एंगेज होने वाला था और उनके साथ डॉग फाइट करने वाला था, जिससे तेजस की पोटेंशियल का सबको पता लगने वाला था। लेकिन फिलहाल के लिए हमें ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिलने वाली है। और अभी ऐसे कोई चीज को देखने के लिए हमको कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी तेजस में अपना भरोसा दिखाया जा रहा है, तो आगे चल के जरूर तेजस को किसी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भेजने की कोशिश की जाएगी और तब तक हमको इंतजार करना पड़ सकता है। अगला अपडेट एमका की तरफ से है। HAL की चेयरमैन आर माधवन ने रिसेंटली अपने एक स्टेटमेंट में मीडिया को बताया था कि भारत की एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका को मैन्युफैक्चर और डेवलप करने के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी कि SPV मॉडल को तैयार करने और इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया गया है, जिसमें स्टेट ओन कंपनी के साथ साथ मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। और इसके अलावा इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए भी सेम प्रोसीजर को अप्लाई किया जाएगा। अभी DRDO और HAL की तरफ से 5 मेजर प्राइवेट डिफेंस सेक्टर कंपनी के साथ बातचीत किया जा रहा है, जो कि इंडियन कंपनी है, और इनको आगे चल के HAL अपनी एमका प्रोग्राम में शामिल करने वाला है। इसके अलावा 100 से 1000 तक MSME कंपनी भी इसमें इन्वॉल्व होने वाले, जो कि Tier 2 सप्लायर का काम करने वाले हैं। इस कंसोर्टियम को भी फॉर्म करने का एक मेजर कारण ये भी है कि अभी हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इसमें हम तेजी के साथ एमका को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए। और अभी जैसे हालात हैं, ऐसे में हमें जल्दी से हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की जरूरत है। और इसी वजह से इसमें HAL की तरफ से अभी एडिशनल प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इन्वॉल्व करने का फैसला किया गया है। और 2028 तक एमका की पहली यूनिट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान किया गया है। अभी बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनिशियली एमका मार्क 1 स्टैंडर्ड की 2 स्क्वाड्रन को और मार्क 2 स्टैंडर्ड की 5 स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान किया गया है। लेकिन इसके बाद एडिशनल 3 मार्क 2 स्क्वाड्रन को भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का ऑप्शनल क्लॉज रखा गया है। और इस बार ये जो स्क्वाड्रन होने वाले हैं, ये लगभग हमारे रेगुलर स्क्वाड्रन के मुकाबले साइज में थोड़े बड़े हो सकते हैं। और हर एक स्क्वाड्रन में आप उम्मीद कर सकते हैं कि 18 से 20 जेट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।